हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू आवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। इस चैनल पर हम बीएड की क्लासेस चला रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि इसमें हम कवर कर रहे हैं बीएड सेकेंड सेमेस्टर के पेपर 1 को, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसकी क्लास नंबर 7 रहने वाली है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ब्लूम टैक्सोनॉमी कि वर्गीकरण के 3 पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। लास्ट की वीडियो में हमने कवर किया था ब्लूम टैक्सोनॉमी का वर्गीकरण। वो क्लास आप लोग जरूर देखिएगा। अगर आप वो क्लास देख लेंगे तभी आज की क्लास आपको समझ में आएगी। तो क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप क्लासेस देख लीजिएगा। जो भी स्टूडेंट नए हैं जो आज क्लास देख रहे हैं वो पिछली क्लासेस को जरूर देखिए, क्योंकि पिछली क्लासेस आप लोग देखेंगे तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएगी और आपके बीएड एग्जाम प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं तब भी ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसका जो ये पेपर है ये आपके किसी सेमेस्टर में होगा या फिर जिनका ईयर वाइज एग्जाम होता है ना, उनके फर्स्ट ईयर में ये पेपर होगा। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा ये पेपर आपके किस सेमेस्टर में है। और अगर आप कोई टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये सारे टीचिंग एग्ज़ाम में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। तो आज की क्लास को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का ये 3rd चैप्टर है जो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। हर चैप्टर के लास्ट में हम उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि कानपुर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर अभी तक हो रहा था, आगे क्या होगा वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। तो हम सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों ही टाइप के पेपर की तैयारी करेंगे। पहले हम थ्योरी पोर्शन को पढ़ेंगे, फिर उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। इस चैनल पर आपको पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का पूरा यूनिट, जो 4 यूनिट होता है, वो पूरा यूनिट कवर कराया जाएगा। तो हम लोग स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे। ये यूनिट 1 का 3rd चैप्टर है, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ा था, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, और आज हम उस क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिफाइन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव। तो जो ब्लूम थे, इनका पूरा नाम बीएस ब्लूम था, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्यों को 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला था ज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव। दूसरा था भावनात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव। तीसरा था मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य, साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। तो इनके शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाना। डॉक्टर बीएस ब्लूम के अनुसार व्यवहारगत परिवर्तन को 3 पक्षों में विभाजित किया गया है। तो शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं? इन्होंने बताया एक बच्चा कैसे सीखता है या किस तरह से बच्चे को सिखाया जाए जिससे उसका मानसिक विकास हो, भावनात्मक विकास हो और शारीरिक विकास हो सके। कहने का तात्पर्य यह है कि बालक का सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। इन्हीं सीखने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसे ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इस टैक्सोनॉमी में 3 पक्ष थे। ज्ञानात्मक पक्ष कहते कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, भावनात्मक उद्देश्य अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव और मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। टैक्सोनॉमी को इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण। तो इन्होंने यही वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। तो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 3H हेड, हर्ट, हैंड पर बल दिया था। तो इन्होंने जो 3 वर्गीकरण प्रस्तुत किया, इसको आप 3H से समझ सकते हो। पहला हेड है, फिर हर्ट है, फिर हैंड है। मतलब जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव होता है, वो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है, इसलिए इसे हेड भी कहते हैं। और जो भावनात्मक उद्देश्य होता है अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, वो हमारी फीलिंग, दिल से संबंधित होता है, इसलिए इसे हर्ट कहते हैं। और मनोशारीरिक या क्रियात्मक उद्देश्य साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव। आप साइकोमोटर समझ रहे होंगे, शारीरिक जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, तो इसे हैंड से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 3H याद रखिएगा, इससे आपको ये तीनों समझने में आसानी हो जाएगी। तो इन्होंने क्या किया था? 3H पर बल दिया था, जहां ज्ञानात्मक पक्ष को हेड से, भावनात्मक पक्ष को हर्ट से तथा क्रियात्मक पक्ष को हैंड से शैक्षिक उद्देश्यों को जोड़ा। तो संज्ञानात्मक उद्देश्य, इसका वर्गीकरण ब्लूम ने 1956 में किया था। ज्ञानात्मक पक्ष, देखो इसे संज्ञानात्मक उद्देश्य भी कहते हैं और ज्ञानात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में आपको दोनों शब्द अगर आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आप इंग्लिश में चेक कर लीजिएगा, इंग्लिश में कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव लिखा होता है,
शैक्षिक दृष्टि से बौद्धिक पक्ष पर सर्वाधिक महत्व दिया। यह पक्ष ज्ञान तथा सूचनाओं का संग्रह है। हम जो भी चीज़ें सोचते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, उसका जो पूरा संग्रह है वो कहाँ रखते हैं? वो अपने मस्तिष्क में ही रखते हैं। तो इन्होंने कहा है जो ज्ञानात्मक पक्ष होता है, जो हमारा बौद्धिक पक्ष होता है, इस पक्ष में ज्ञान और सूचनाओं का संग्रह होता है। तो यहाँ पे सारी सूचनाएं एकत्रित होती है और उनके उपयोग और हम उसे उन सूचनाओं को किस तरह उपयोग करते हैं उससे संबंधित है। इसमें मस्तिष्क हेड संबंधित क्रियाओं का समावेश किया जाता है। तो हम अपने मस्तिष्क में जो भी सूचनाएं एकत्रित करते हैं, जो भी ज्ञान एकत्रित करते हैं, उनका प्रयोग किस तरह से करते हैं, तो इन सभी क्रियाओं का जो समावेश होता है वो हमारे मस्तिष्क मतलब हेड से संबंधित होता है। इस पक्ष में सूचनाओं, तथ्यों, शब्दों, सिद्धांतों की जानकारी मिलती है। ब्लूम ने संज्ञानात्मक पक्ष को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया। अब जो ब्लूम ने 3 अपने वर्गीकरण दिए हैं, संज्ञानात्मक हो गया, भावनात्मक हो गया, क्रियात्मक हो गया। अब इन पक्षों के भी उपभाग हैं। वो कितने उपभाग हैं? वो 6 हैं उपभाग। हम 1 बाय 1 करके समझ लेते हैं। संज्ञानात्मक उद्देश्य का पहला पक्ष क्या है? ज्ञान, नॉलेज। यह सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य होता है। जो ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्य प्रस्तुत किए हैं, उनके जो उपभाग है उसे हम पिरामिड के माध्यम से समझ सकते हैं। ठीक है, इस पिरामिड में जो नीचे होता है सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य होता है और जो ऊपर हो सबसे उच्च स्तर का उद्देश्य रखते हैं। तो पिरामिड में नीचे से स्टार्ट करते हैं हम लोग देखना। तो ज्ञान क्या होता है हमारा? ज्ञान सबसे निम्न, मतलब ज्ञान को नीचे रखा जाता है, तो ज्ञान सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य है और जो मूल्यांकन है वो हमारा सबसे उच्च स्तर का। तो पिरामिड में हम कैसे देखते हैं? नीचे से ऊपर की ओर। तो ज्ञान हमारा सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य हो गया। ज्ञान क्या है? सबसे निम्न स्तर का उद्देश्य है। इसके अंतर्गत छात्र को विषय से संबंधित घटनाओं, तथ्यों, सूचनाओं, प्रत्ययों, सिद्धांतों, परंपराओं आदि का ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान का अर्थ है पठित विषय वस्तु, विचारों, तथ्यों को याद करना, जिसमें परिभाषा देना, परिभाषा कहना, पहचानना आदि क्रियाएं कराई जाती हैं। तो संज्ञानात्मक उद्देश्य के पहले पक्ष में हम बच्चों को याद कराते हैं, उन्हें लर्न कराते हैं, तो वो सारे ज्ञान को रटते हैं। तो जो भी शिक्षक विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान को प्रदान करता है या जो भी सूचनाएं बच्चों को प्रदान करता है, उन्हें कोई तथ्य को लर्न कराता है, याद कराता है। जैसे छोटे बच्चों को A to Z ABCD पहले याद करा दिया जाता है। अब सेकंड पक्ष आता है हमारा बोध या अबोध, कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, अब इस स्तर पे क्या करेंगे? जो भी बच्चे ने ज्ञान प्राप्त किया या जो भी हमने उसे ज्ञान प्रदान किया है, जो भी उसने रटा है, उस ज्ञान को हम उसे एक्सप्लेन करेंगे, बच्चा उसे समझेगा और अपने विचारों में व्याख्या करेगा, उल्लेख करेगा, अनुवाद करेगा और अंत स्पष्ट करेगा। ठीक, बोध क्या होता है? यह ज्ञान से उच्च स्तर की मानसिक योग्यता होती है। जिस पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त किया गया है उसके विचारों को अपने शब्दों के अनुसार व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना, उल्लेख करना, अनुवाद करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, पुष्टि करना आदि क्रियाएं कराई जाती हैं। थर्ड स्टेप है हमारा अनुप्रयोग या प्रयोग, एप्लीकेशन। अब बच्चे ने जो भी पहले ज्ञान रटा था, अब उस ज्ञान को समझ लिया है, अब क्या करेगा? उस ज्ञान का प्रयोग करेगा। अब बच्चा खुद से अप्लाई करेगा। जैसे हमने बच्चे को 2 या 2 4 बताया है, तो अब बच्चा खुद उसे अप्लाई करके देखेगा या उसे A to Z जो स्पेलिंग रटाई थी, जो समझाई थी, अब बच्चा उसे खुद ही प्रयोग करके या लिख कर देखेगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है? समझे गए ज्ञान को बच्चा प्रयोग करना सीख जाता है। यह ज्ञान तथा बोध से उच्च स्तर की मानसिक योग्यता। इसमें आत्मसात, सिमुलेट किए गए ज्ञान को परिस्थितियों के अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे जांच करना, प्रदर्शित करना, गणना करना। 4 पॉइंट है हमारा विश्लेषण, एनालिसिस। उच्च मानसिक स्तर का उद्देश्य है। इसमें आत्मसात किए गए ज्ञान को भिन्न भिन्न भागों में अलग करने की क्षमता होती है। अब इस स्टेप में बच्चा क्या करेगा? जो भी ज्ञान ने समझा, फिर उसे प्रयोग किया, अब उसे वो अलग अलग करके तोड़ के अपने ज्ञान को देखेगा ताकि तथ्यों और निष्कर्षों को समझा जा सके। इसके अंतर्गत विषय वस्तु को विभक्त करना, विश्लेषण करना, अलग अलग कर घटकों में बांटना आदि क्रियाएं आती हैं। 5th पॉइंट है हमारा संश्लेषण, सिंथेसिस। इस पक्ष में अब बच्चा क्या करेगा? जो भी उसने अभी तक ज्ञान सारा प्राप्त किया है और उसे अलग अलग करके देखा है, अब वह सारे ज्ञान को एक क्रम में लगा कर देखेगा और एक नए ज्ञान का सृजन करेगा। इसके अंतर्गत सभी तत्व
वस्तुओं को एकत्रित करके नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। इसके अंतर्गत निष्कर्ष निकालना। 6 स्टेप हमारा मूल्यांकन या ज्ञानात्मक पक्ष की सबसे उच्च स्तर की मानसिक उद्देश्य है। इसमें सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है कि कितना सीखा। अब इस स्टेप में क्या होगा, बच्चे ने जो भी ज्ञान सीखा है उसका मूल्यांकन होगा कि उसने जो भी ज्ञान सीखा है वो कितना सीखा है। तो इसमें बच्चे के द्वारा सीखे गए ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ज्ञानात्मक पक्ष के 6 उपवर्ग या 6 उद्देश्य, जिन्हें प्राप्त करने के बाद हम बालक का संज्ञानात्मक विकास कर सकते हैं। दूसरा है हमारा भावनात्मक उद्देश्य, अफेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जिसे अनुभव पक्ष भी कहते हैं, एक्सपीरियंस साइड, जिसका संबंध हार्ट से किया जाता है या दिल से किया जाता है। ठीक है, तो जो भावनात्मक पक्ष होता है ये हमारे दिल से जुड़ा हुआ होता है, हमारी फीलिंग से जुड़ा हुआ होता है। भावनात्मक पक्ष का विकास ब्लूम, क्रथवाल तथा मसीहा ने 1964 ईस्वी में किया था। इस पक्ष का संबंध मनुष्य के हृदय, हार्ट व भावों से होता है। वे उद्देश्य जिनसे बालक की रुचियों, अभिवृत्तियों, दृष्टिकोण का विकास होता है। इस व्यवहार में बच्चे के चरित्र का निर्माण किया जाता है, जैसे कि छात्र में नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी, सेवा भावना, सहनशीलता, सहायता, लेना देना, सामाजिक गुण आदि का विकास किया जाता है। इस व्यवहार को बच्चे के व्यक्तित्व का अनुभव करना पक्ष भी कहते हैं। भावनात्मक पक्ष के उद्देश्य को 6 वर्गों में बांटा गया है। इस पक्ष से बच्चे में नैतिकता, अनुशासन, ईमानदारी, सेवा भावना, सहनशीलता आदि गुणों का विकास होता है। तो इसे प्राप्त करने के लिए इसके 6 उद्देश्य होते हैं। पहला अनुकरण करना, दूसरा अनुक्रिया करना, तीसरा अनुमूल्यन करना, चौथा संप्रत्यय करना, पांचवा संगठन और छठा होता है चरित्रीकरण। ठीक है, इन 6 उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद बालक का चरित्रीकरण हो जाता है। भावनात्मक उद्देश्य में जो अनुकरण होता है वो निम्न स्तर का उद्देश्य होता है और जो चरित्रीकरण होता है वो उच्च स्तर का उद्देश्य होता है। तो हमें हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाना होता है उद्देश्य को प्राप्त करने में। जब भी हम उद्देश्य को प्राप्त करेंगे तो पहले एक स्टेप को प्राप्त करेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, फिर पांचवें को, फिर छठे को। हमें कभी भी एक स्टेप के बाद तीसरा स्टेप नहीं अपनाना होता है, हमें 1 बाय 1 करके आगे बढ़ना होता है। तो आइए समझ लेते हैं भावनात्मक उद्देश्य को। भावनात्मक उद्देश्य प्राप्त करने में पहला है अनुग्रहण करना, रिसीविंग। यह निम्न स्तर का है एवं आरंभिक वर्ग है। बच्चा अपने अध्यापक व बड़ों से अपनों के व्यवहार से आकर्षित होता है। तो जो बच्चा होता है वो अपने टीचर के व्यवहार से आकर्षित होगा, अपने बड़ों से, अपनी माँ के व्यवहार से आकर्षित होगा, और वो कार्य कर रहे होंगे, जो भी उनके गुण होंगे बच्चा उन्हें रिसीव करेगा, अनुग्रहण करेगा। इसके अंतर्गत घटना व क्रिया को ग्रहण करने की इच्छा, क्रिया के प्रति जागरूकता, क्रिया पर ध्यान देना, स्वीकार करना आदि छात्र द्वारा अर्जित की जाती है। फिर दूसरा उद्देश्य हो गया अनुक्रिया करना, रिस्पॉन्डिंग। अब बच्चे जो भी गुण रिसीव किया है अपने टीचर को देखकर या अपनी माँ को या अपने बड़ों को देखकर, अब वह उसके प्रति प्रतिक्रिया करना शुरू कर देगा। बालक भी उसी व्यवहार को अपनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो यह ग्रहण करने के बाद का पक्ष है। इसमें ग्रहण किए गए व्यवहार के प्रति अभिरुचि एवं प्रतिक्रिया देना। अभिरुचि उस गुण के प्रति इंटरेस्ट और प्रतिक्रिया देना, इच्छा व्यक्त करना, उत्तर देना तथा स्वीकृति देना आदि क्रियाएं छात्र द्वारा की जाती है। थर्ड उद्देश्य है हमारा उन्मूल्यन, वैल्यूइंग। इस स्तर में बच्चा अपने व्यवहार के महत्व को जान जाता है। तो जो भी उसने गुण अभी तक अपनाया है, अब बच्चा उसके महत्व को जान जाता है। इस उद्देश्य का संबंध छात्र के विशिष्ट मूल्यों से है, जहां उन मूल्यों के प्रति विद्यार्थियों की आस्था होती है एवं अपने जीवन में विशेष महत्व देता है। इसके अंतर्गत मूल्यों को स्वीकार करना, मूल्यों को वरीयता देना आदि का आकलन किया जाता है। हमारा व्यवस्थीकरण, ऑर्गेनाइजिंग। इसका उद्देश्य मूल्यों के संगठित रूप से है। देखो, जो भी बच्चे ने अभी तक मूल्य को ग्रहण किया था, उसे विशेष महत्व दिया था, अपने जीवन में अप्लाई किया था, अब वह उस जितने भी मूल्य उसने अभी तक ग्रहण किए हैं, अब उसे वो एक सीक्वेंस में, एक क्रम में लगाने लगेगा। व्यवस्था का संबंध मूल्यों के क्रम को निर्मित और संगठन करने से है। बच्चा हर समय उपयुक्त गुण का प्रदर्शन करना ये करता है। तो बच्चा अब हर समय क्या करेगा,
एक उपयुक्त गुण का प्रदर्शन करना शुरू कर देगा, हर जगह अच्छा बनने की कोशिश करेगा। इसके अंतर्गत छात्र मूल्यों की अवधारणा, व्यवस्था निश्चित करना आदि अर्जित करता है। ये 5 है। 5वां उद्देश्य है हमारा प्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्टुलाइजेशन। बच्चा एक अच्छे व्यवहार के बाद धीरे धीरे दूसरा अच्छा व्यवहार अपनाने लगता है। विभिन्न मूल्यों का प्रतिपादन करना, मूल्यों में विविधता के फलस्वरूप प्राप्त किए गए मूल्यों के संबंध में प्रत्यय निर्माण, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करने लगता है। 6 ऑब्जेक्टिव है हमारा चरित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन। यह भावनात्मक पक्ष के उद्देश्यों का सबसे उच्च स्तर है। एक अंतिम पक्ष है जिसमें मानव या बच्चा आत्मसात कर मूल्यों को दिशा निर्देश करता है। इसका संबंध व्यक्ति की विशेषताओं, आत्मसात करना, मूल्य प्रदर्शित करना, मूल्यों को दोहराना आदि अर्जित करना, या अंत में सभी गुण स्थायी तौर पे आ जाते हैं बच्चे में। तो बच्चे में जब आत्मसात करना, प्रदर्शित करना, मूल्यों को दोहराना, सारे गुण या सारी वैल्यू आ जाती है तो बच्चे में एक स्थायी गुण आ जाता है, एक स्थायी कैरेक्टर आ जाता है। तो इन 6 उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद बालक में भावनात्मक पक्ष का विकास हो जाता है। क्रियात्मक पक्ष, साइकोमोटर डोमेन या ब्लूम टैक्सोनॉमी का सबसे लास्ट का उद्देश्य है। क्रियात्मक पक्ष का विकास सिम्पसन ने 1969 में किया। इस पक्ष का संबंध शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण व कौशल के विकास से है, जिसमें इंद्रियों व मांसपेशियों का समन्वय होता है। इसमें हैंड की स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, द्वारा स्वचालित पक्ष होता है। क्रियात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा गया है। इसको भी 6 भागों में बांटा गया है। पहला उद्दीपक, दूसरा कार्य करना, तीसरा नियंत्रण, चौथा समन्वय, 5वां स्वाभाविकरण, छठा है आदत। इस उद्देश्य को भी प्राप्त करने के लिए हमें 1 by 1 करके उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा और इनका क्रम नीचे से ऊपर की ओर रहेगा। जो दीपक होता है निम्न स्तर का पक्ष होता है और जो आदत होती है वह उच्च स्तर का पक्ष होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ऑप्शनल पेपर में कभी कभी एग्जामिनर आपसे ये चीज़ पूछ लेता है। इस पक्ष में बच्चे की शारीरिक स्किल वृद्धि करना, बच्चे को ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाए जिससे वो खुद करके सीखे। क्रियात्मक पक्ष को प्राप्त करने के लिए 6 उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है जो कि 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहला है उद्दीपन, इम्पल्सन, कार्य के प्रति उद्दीपन प्रदान करना या उत्तेजना प्रदान करना। यह क्रियात्मक पक्ष का पहला स्टेप है। तो इस पक्ष में जो भी टीचर कार्य करता है बच्चा उसके प्रति उत्तेजना उत्पन्न करता है। जैसे टीचर ने प्रयोगशाला में जो भी प्रैक्टिकल कराया है बच्चा उसे देखता है, उसके प्रति उत्तेजित होता है और उसमें प्रैक्टिकल करने की इच्छा उत्पन्न होती है। या फिर बच्चे ने किसी को साइकिल चलाते हुए देखा तो उससे उसके मन में उत्तेजना उत्पन्न हुई कि उसे भी साइकिल चलाना है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, बच्चा किसी कार्य को देखकर उसके मन में उत्तेजना का उत्पन्न होना। दूसरा है कार्य करना, मैनिपुलेशन, उद्दीपन या उत्तेजना के आधार पर कार्य करना। अब इसमें बच्चा क्या करेगा, बच्चे ने जो भी देखा था अपने टीचर को प्रैक्टिकल करते हुए या किसी को साइकिल चलाते हुए, तो इस स्टेप में बच्चा क्या करेगा, बच्चे ने जो देखा था टीचर को प्रैक्टिकल करते हुए अब वह उसे करके देखेगा या साइकिल को चलाकर देखेगा। थर्ड उद्देश्य क्या होता है, नियंत्रण, कंट्रोल। यह क्रियात्मक पक्ष का तीसरा पक्ष होता है। इसमें बच्चा जो भी प्रयोग करता है उसे सीखता है और अपनी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। कार्य संपादन करते समय बालक अपनी गतिविधियों या क्रियाओं को नियंत्रित करता है। चौथा उद्देश्य क्या है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। बालक अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण करने के अनुसार विभिन्न कार्यों क्रियाओं में समन्वय स्थापित करता है। तो चौथा उच्च की मानसिक क्रियाएं हैं। इसमें बच्चा जो विभिन्न कार्य कर रहा है उनमें समन्वय स्थापित करने लगता है। 5वां है स्वाभाविकरण, नेचुरलाइजेशन। बालक का कार्य करने की एक कार्यशैली बन जाती है तथा बालक अपनी गतिविधियों या कार्य का संपादन स्वाभाविक ढंग से कर लेता है। 6 पॉइंट है हमारा आदत निर्माण, हैबिट फॉर्मेशन। इस उद्देश्य में क्या होगा, बालक की कार्य करने की शैली उसकी आदत बन जाती है। जब बालक स्वयं से करके सीखने लगता है, समन्वय स्थापित करने लगता है और वो उसके नेचर में आ जाता है तो फिर वो उसकी आदत बन जाता है तथा उसमें कार्य करने की आदत का विकास हो जाता है। तो ये 6 उद्देश्य थे जिन्हें प्राप्त करने के बाद बालक में क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है। तो ये थे ब्लूम टैक्सोनॉमी के इन पक्ष जिनसे हम लोगों ने समझ लिया। आई होप आपको ब्लूम टैक्सोनॉमी समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ब्लूम की संशोधित टैक्सोनॉमी। उसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम लोग कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आपके लिए ऐसी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।